हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। डिबेट ऑन कल्चर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए हमारे ग्रुप से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पॉइंट मैंने डिबेट ऑन कल्चर पे एंड किया था वो था मैनकाइंड इज वन डिबेट पे, ठीक है। और उसमें मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बता दिए थे, 3-4 लाइनें बताई थी वैसे। अब मैनकाइंड इज वन जो डिबेट है वो खुद में एक 10 नंबर का आंसर बनता है, ठीक है, और खुद में ही एक डिबेट है। तो उसको आगे कैरी ऑन करते हुए फिर हम अपनी एक्चुअल जो थ्योरीज हैं उसमें एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, और वहां से हमारा एक्चुअल में थॉट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनकाइंड इज वन अप्रोच ऑफ कल्चर। सबसे पहले ये जो अप्रोच थी ये प्रपोज की थी इवोल्यूशनिस्ट ने, जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मैंने आपको लास्ट में समझाया था, ठीक है। इसका बस इतना ही मतलब था कि पीपल जो है हर एक जगह सिमिलर वे में सोचने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से वो सिमिलर टाइप के कल्चर्स बना जाते हैं, ठीक है। इसी को बोला था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और न्यू इवोल्यूशन ने जो न्यू इवोल्यूशन स्कूल है उन्होंने भी इस व्यू को सपोर्ट किया था, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे मैनकाइंड इज वन की डिबेट में और कौन कौन से डायमेंशंस हैं। जैसे एक डायमेंशन जो है वो लेस्ली ए वाइट का भी है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाला, ठीक है। अब इसको समझिए। 10 से 20 साल पहले जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम की लाइफ को एक्सपीरियंस करिए और आज की लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। जो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने पैर पसारे हैं और हमारी जो जिंदगी है कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स में बंध गई है, ठीक है। हम लोग फोन में बैठे रहते हैं, मेरा आपको पढ़ाना, ठीक है, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वेरियस एप्स, फेसबुक, ये सब चलाते रहते हैं। ये हमारे कल्चर में इंटीग्रेट होता जा रहा है और धीरे धीरे करके ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इन्होंने हमारे कल्चर्स को यूनिवर्सलाइज कर दिया है, क्योंकि ये सारे पैटर्न्स पूरे वर्ल्ड में दिखे जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए ये लेस्ली वाइट ने प्रमोट किया था और इसी से इन्होंने शो करने की कोशिश करी है कि आखिरकार कल्चर यूनिवर्सलाइज हो जाते हैं समय के साथ साथ, ठीक है। और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टेक्नोलॉजी प्रमोट हो रही है वो कितनी अडेप्टिव है वेरियस सोसाइटीज में, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी जितनी ज्यादा वो अडेप्टिव होगी वो टेक्नोलॉजी, उतना ही ज्यादा वो कल्चर यूनिवर्सलाइज होगा और ये आगे सिग्निफाई करेगा मैनकाइंड इज वन को, ठीक है। यही तो दिखाएगा मैनकाइंड इज वन, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज के कल्चर्स कितने भी डिफरेंट हों पर एक या दो कल्चर ऐसे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के रूप में जो यूनिवर्सलाइज होके ये दिखा रहे हैं कि मैनकाइंड इज वन, ठीक है। अब सुनिए। लेस्ली ए वाइट स्ट्रेस्ड ऑन यूनिवर्सल कल्चर, changes in tools and their adaptation have brought cultural changes across world in time and space। समझ में आया? चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, with IT sector development in recent decades various cultures changed across the world। खूब सारे कल्चर्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए across the world, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल चेंज है ये चेंज इन वर्ल्ड एज अ होल हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका डायमेंशन है कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट वालों का। इन्होंने भी ये सपोर्ट किया था कि मैनकाइंड इज वन, ठीक है। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी कि मैनकाइंड इज वन। इन्होंने प्रिंसिपल दिया था यूनिवर्सल कोग्निटिव स्कीम या फिर यूनिवर्सल क्लासिफिकेटरी सिस्टम। ये जो है 10 नंबर का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना है साल 2000 के आसपास, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल क्लासिफिकेटरी सिस्टम? सोचो, मैनकाइंड इज वन डिबेट से एक पोर्शन उठा लिया पूरा और उसमें 10 नंबर का पॉइंटर बन गया, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल क्लासिफिकेटरी सिस्टम? इन्होंने जो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी दैट पीपल एवरीवेयर क्लासिफाई थिंग्स इन सिमिलर वे। जो लोगों की टेंडेंसी है अपने कॉग्निशन लेवल के हिसाब से वो चीजों को सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समाज में या फिर वर्ल्ड में कोई भी चीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है तो धीरे धीरे लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसको अपने कॉग्निशन लेवल के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न्स हैं ये हर जगह एक जैसी हैं, भले ही सब्जेक्ट इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो सकता है। तो बस इतना याद रखना कि कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट सपोर्टेड द व्यू दैट मैनकाइंड इज वन। दे ट्राइड टू शो दैट पीपल एवरीवेयर क्लासिफाई थिंग्स इन सिमिलर वे, ठीक है। दिस वॉज यूनिवर्सल कोग्निटिव स्कीम या फिर यूनिवर्सल क्लासिफिकेटरी स्कीम। पीपल की जो टेंडेंसी होती है कि वो ऑर्गेनाइज करे चीजों को बाय क्लासिफाइंग देम, ठीक है। जैसे हमने फाइलम बनाया, ठीक है, काफी सारी चीजें हम बनाए हैं, काफी सारी चीजें हम क्लासिफाई करें। ये जो थॉट हम पढ़ रहे हैं ये भी किसी प्रकार की क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है, किसी प्रकार की चीजें हैं।
अब जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट लोगों ने भी कुछ चीजों को क्लासिफाई किया था और कल्चर्स के ओरिजिन को समझाने की कोशिश करी थी, यही चीजें हैं। तो पीपल हैव टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स बाय क्लासिफाइंग देम। तो अपने कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से लोगों की टेंडेंसी होती है चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, और ये डिफरेंट सोसाइटीज में ये जो टेंडेंसी है ये सिमिलर होती है। तो ये मैनकाइंड इज वन को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक अप्रोच, एक पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी है। अब आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में जगह जगह बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे जब पैदा होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? माँ, मदर टाइप के वर्ड, माँ, माँ, पा, इस टाइप के वर्ड्स निकलते हैं। बा, टा नहीं निकलता वैसे, पा, माँ, बा। ठीक है, वैसे इनको जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने 4 अक्षर दिए थे। एक पी से स्टार्ट हो रहा है, एक एम से, एक बी से, एक टी से। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो पी और एम ही पढ़ते हैं, पा और माँ वाला। ठीक है, तो कुछ यूनिक वर्ड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपने मुंह से निकालते हैं। तो ये दर्शाता है कि मैनकाइंड इज वन। डिफरेंट सोसाइटीज के लोग अलग अलग नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को कल्चर के नाम पे अलग किया है, बट एक्चुअली दे आर वन। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मैनकाइंड इज वन। एवरीवेयर चिल्ड्रन फर्स्ट यूज द वर्ड PMBT, ये आप डालेंगे अपने आंसर में, बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर में चल रहा है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पिक अप द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। अब यूनिवर्सल ग्रामर पे भी पॉइंटर बनता है 10 नंबर का। अब एकदम से यूनिवर्सल ग्रामर आ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा यार ये कहां से आएगा। ये एक पॉइंटर है मैनकाइंड इज वन डिबेट का, तो यूनिवर्सल ग्रामर पे आएगा तो ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पिक्ड अप द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर अमंग ऑल इन्फेंट्स हु आर इन देयर फर्स्ट वोकल स्टेजेस। जो बच्चे अपने बोलने के प्रक्रिया में होते हैं, ठीक है, उसमें जो ग्रामर बनता है पा, मा, ये टाइप का, ये यूनिवर्सल ग्रामर कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे। देखिए, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपकी इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप लिखें। ठीक है, इसीलिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम बन रहा है, और मैं हमेशा से फोर्स करता हूं कि भले ही कॉपी करो पर लिखो। ठीक है, डेली 2 आंसर्स चल रहे हैं उसमें, डेली बच्चे 2 आंसर्स लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग, हमारी टीम चेक करने की कोशिश करती है, पूरी तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैनकाइंड इज वन की डिबेट कंप्लीट हुई। तो मैनकाइंड ऑफ इज वन अप्रोच ऑफ कल्चर समझ में आया। नोट्स हैं, इसको रट्टा मार लीजिएगा, अवेलेबल है पूरा। ठीक है, चलिए अब एंट्री करते हैं थॉट के अंदर। सबसे पहला है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। देखो, बार बार चीजें रिपीट होती रहेंगी, रिपीट इसलिए करता हूं कि रिवाइज रहें चीजें। ठीक है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे लेक्चर हो चुका है, थोड़ी स्पीड में चलूंगा। ठीक है, ये दिया था टाइलर मॉर्गन फ्रेजर ने। ठीक है, और दे स्टडीड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इन्होंने हर एक चीज को स्टडी किया है ओरिजिन और इवोल्यूशन को सामने रखते हुए। ठीक है, और ये फेवर करते थे लीनियर अप्रोच ऑफ सोशल चेंज। जो सोसाइटी है वो 6 स्टेजेस से गुजरते हुए सिविलाइजेशन में एंटर करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोअर सेवेजरी से अपर बार्बरिज्म में सोसाइटी कूद जाए, बता चुका हूं। ठीक है, वो हमेशा पहले इन 6 स्टेजेस को फॉलो करके ही 7वीं स्टेज में एंटर करेगी। तो ये लीनियर अप्रोच जो है यही है सोशल चेंज की, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। और जो थ्योरी बनी थी, इट वाज इंस्पायर्ड बाय इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने इन इवोल्यूशनरी थ्योरीज से ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म प्रभावित हुआ है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में इस पूरी थ्योरी को लाने वाला नाम ही क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है। ठीक है, ऑल अदर थ्योरीज डेवलप्ड इन अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। और जो थ्योरीज बनी है या तो इनके अगेंस्ट में बनी या तो इनके फेवर बनी है। जैसे मैंने कल बताया था, जो अगेंस्ट में बनी है वो कौन कौन सी थ्योरी है? डिफ्यूजनिज्म की थ्योरी बनी है, फंक्शनलिज्म की थ्योरी बनी है, और जो फेवर में बनी है वो न्यू इवोल्यूशनिज्म की बनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि फंक्शनलिज्म के अपोज में पोस्ट मॉडर्निज्म बना है, वो पूरा एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, डेवलपमेंट ऑफ थॉट टुक प्लेस ड्यू टू अपोजिट और सपोर्ट, अपोजिशन और सपोर्ट ऑफ इट्स अर्लियर थ्योरी ओनली। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बता चुके हैं। जो पुरानी थ्योरीज हैं उनके सपोर्ट में या उनके अपोजिशन में नई थ्योरीज बनी है, और इस तरह से थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ है, और ये पूरा थॉट मॉड्यूल ही ऐसी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशनिस्ट स्कूल जो है, जैसे इसके प्रोपोनेंट हैं हमारे मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर। हम सबको पता है मॉर्गन एक अमेरिकन थे, तो ये अमेरिकन स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को बिलोंग करते हैं। और टाइलर और फ्रेजर एक ब्रिटिशर्स हैं, और ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन एंड स्पेंसर, ये तो हमें पता है। क्या दर्शाना क्या चाहते थे ये लोग? दे इंटेंडेड टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल रूल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ठीक है,
एक साइंटिफिक और एक यूनिवर्सल रूल दे जाएं कि किस तरीके से सोसाइटीज इवॉल्व करी हैं और उनके कल्चर्स किस तरीके से अपने आप को डेवलप किए हैं और किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट किए हैं। बात समझ मारिए, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज में। चलिए, दे सेड सोसाइटी ऑल्सो रन्स वाया यूनिवर्सल रूल, जो यूनिवर्सल रूल मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो, दे प्रपोज दैट एवरी सोसाइटी पासेस थ्रू फिक्स्ड स्टेजेस इन सीक्वेंस। क्लियर है। अब मॉर्गन की बात करता हूं, क्योंकि मॉर्गन सबसे बड़े थे और केंद्र बिंदु में यही थे, एलएच मॉर्गन। ही सेज दैट सोसाइटी पासेस थ्रू सेवेजरी स्टेज, सबसे पहले सेवेजरी स्टेज आएगी, फिर बार्बरिज्म आएगा, फिर सिविलाइजेशन आएगा। चूंकि ये एक नेता थे, लॉयर भी थे, ठीक है, और ये सीनेटर भी थे अमेरिकन पार्लियामेंट में। तो ध्यान रखो, तो उस समय सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो सबसे ज्यादा चलता था 1800 में, 1818 में पैदा हुए थे ना मॉर्गन साहब। उसके बाद सबसे ज्यादा किसके बारे में बात होती थी? कार्ल मार्क्स के बारे में बात होती थी। तो ये थोड़ा कम्युनिस्ट वर्जन के बंदे हो गए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स पढ़ते थे, बहुत प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था, विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी शिफ्ट्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। अब इसी बात को पकड़ लिया था मॉर्गन भाई साहब ने। अब इन्होंने टेक्नोलॉजी का वो उठा लिया, मुद्दा उठा लिया, ठीक है। इन्होंने देखा कि मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखूंगा कि सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, और एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बता जाएगी वो कौन सी स्टेज में है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो इस चीज को उठाई, कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को उठाया, विथ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, ठीक है। अब और सब डिविजन्स कैसी थी? जैसे सेवेजरी हो गया, सेवेजरी में 3 स्टेजेस थी, लोअर मिडिल अपर, बार्बरिज्म में लोअर मिडिल अपर, सिविलाइजेशन में अपना पता ही है, ठीक है। अब सब पता है आपको, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। लोअर में याद करो, कलेक्शन ऑफ रूट्स, फ्रूट, ट्यूबर। मिडिल में बताओ फिश एंड फायर, ठीक है। अपर में बताओ, अपर में क्या था? सोचो, अपर में क्या था? बो एंड एरो, हाँ बो एंड एरो, मैं भूल गया था। लोअर में क्या था? बार्बरिज्म के लोअर में पॉटरी, फिर मिडिल में डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, अपर में आयरन स्मेल्टिंग और आयरन टूल्स, ठीक है। ये सब कल्चर हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो 6 स्टेजेस, 6 तरह के कल्चर्स। आप कल्चर बताइए, हम स्टेज बताएंगे। ये ऑलरेडी हमारा कल्चरल इवोल्यूशनिज्म का पहला लेक्चर था, उसमें मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो बो एंड एरो अपर सवेजरी, डोमेस्टिकेशन मिडिल बार्बरिज्म, आयरन अपर बार्बरिज्म, फिशिंग एंड फायर मिडिल सेवेजरी, रूट फ्रूट ट्यूबर लोअर सेवेजरी, पॉटरी लोअर बार्बरिज्म। इस तरीके से हम पहचानेंगे। और आप ये जैसे डायग्राम बनाए हुए ना पूरी तरीके से, इस डायग्राम को कॉपी करिए और बनाइए, ठीक है। वहां पे जाके आपको ये नहीं लिखना है कि मतलब कि लाइनों में लिखे बैठे, नहीं, डायग्राम्स बनाइए। एक छोटा सा डायग्राम काफी सारे वर्ड्स कन्वे कर देता है, ठीक है। क्लियर है? तो आप डायग्राम बनाइए पूरे पेज में अच्छे से, अच्छा नंबर मिलेगा। सिविलाइजेशन की एंट्री जब होती है तो हम 2 चीजें पहचानते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अल्फाबेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और राइटिंग्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। राइटिंग्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। तो आपकी सिविलाइजेशन, जो आपकी सोसाइटी है, अब वो लिखित रूप में अपना इतिहास छोड़ना स्टार्ट कर देगी, लिखित रूप में अपना इतिहास छोड़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो वही एक सिविलाइजेशन की बात है। जैसे हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई उसका लिखित इतिहास है, हम उसको पढ़ नहीं पाए आज तक, वो अलग बात है, लेकिन उसका लिखित इतिहास है, इसीलिए वो सिविलाइजेशन है। इसीलिए तो उसे क्लासिफाई किया हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंग्रेजों ने। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नॉट सडन। जैसा पता ही, आईटी अब आया, पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उससे पहले रेनाइसेंस का पीरियड था। तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है ना, वो सडन नहीं होता है, ठीक है। उसकी नीड देखो, किसी भी टेक्नोलॉजी की नीड उसके इनोवेशन में हेल्प करती है। जैसे अभी कोरोना के लिए एक वैक्सीन बननी है, अब जो वैक्सीन को बनाना है वो एक नीड है, ठीक है, आज के समाज में, और बहुत अर्जेंट नीड है, ठीक है। अब जब वो वैक्सीन पे इतना ज्यादा नीड का प्रेशर है तो पूरी टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में लगी हुई है। अब उस इनोवेट करने के दौरान, ठीक है, वैक्सीन मार्केट आने में और उसके इनोवेट करने के दौरान जितनी भी चीजें बनेंगी, ठीक है, मास्क हो गया और आपका ये वाले गोगल्स, इस टाइप के गोगल्स हो गए, ठीक है, शील्ड हो गई, ठीक है, धीरे धीरे करके ये हमारे कल्चर में इंटीग्रेट होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फेज ऑफ लाइफ है, जो कोरोना हमें देके जाएगा, वो हमें डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स भी देके जाएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए, आंसर में डालने की कोशिश करिए। अब मास्क लगाना एक कल्चर हो जाएगा, ठीक है। बाहर निकल रहे हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रख सकती है, ये एक कल्चर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपके भले के लिए वो रखेगी। क्लियर हुआ? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस फेज में जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, ठीक है, और ये सब एक नीड है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सब एक नीड है और उसी के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे सैनिटाइजेशन की पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, वो भी एक कल्चर में इंटीग्रेट हो जाएगी और वो तब तक रहेगी जब तक समाज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस समाज में उस प्रॉब्लम के साथ अगर जीना है तो इस कल्चर को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अब जब वैक्सीन आ जाएगी उसके दौरान जितने भी इनोवेशन होंगे, किस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी तो आपको कल्चर में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इम्यूनाइजेशन एक कल्चर बन चुका है अब, ठीक है। अब उसी पैटर्न पे चीजें आगे बढ़ रही हैं। चलो ज्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। एज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सोसाइटी पासिस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, ठीक है। देयर वुड ऑलवेज बी अ सिक्वेंशियल चेंज, एक सिक्वेंस में चीजें होंगी। अब इसमें काफी सारे मेजर क्रिटिसिज्म है, जैसे मैं बता चुका हूं, वही आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इथनोसेंट्रिक बाइस, ठीक है। अब सुनने की कोशिश करिए। मेजर क्रिटिसिज्म इज दैट दे सफर्ड फ्रॉम इथनोसेंट्रिक बाइसनेस। जैसे हंटिंग ट्राइबल है तो हम बोलेंगे वो सिवेजरी में है, अगर वो हम बात करें पेस्टोरल ट्राइबल्स हैं तो हम बात करेंगे बार्बरिज्म में है। अब आपने बस देख कर ये बताया कि आप कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हैं, और फिर आप ये बोल रहे हैं कि आपका जितना भी सोसाइटीज हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेज को चेस कर रही हैं और उसका नाम है सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसमें वेस्ट पहुंच चुका है, ठीक है। यही तो इथनोसेंट्रिज्म है। चलिए, दे कंसिडर्ड दैट सम यूरोपियन सोसाइटीज लाइक ब्रिटिश सोसाइटी हैव डेवलप्ड, हैव पास्ड ऑल दीज स्टेजेस एंड हैव नाउ रीच्ड सिविलाइजेशन स्टेज। तो अपने आप को सैचुरेशन में ले आए वो, और बाकी सारी सोसाइटीज को बोल रहे हैं भाई तुमको यहां पहुंचना है। तो ये कितना बड़ा इथनोसेंट्रिक बाइसनेस है, ठीक है। चलिए और आगे बताता हूं इन्होंने क्या बोला। जैसे ही कोई बच्चा 10th करता है, 12th करता है, उसके बाद BA करता है, फिर MA करता है, PhD करता है, ये एक सीक्वेंस है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10th के बाद बच्चा PhD कर ले, या 12th के बाद बच्चा MA कर ले, या BA बिना 10th करे कर ले, ठीक है। सेम इसी लाइन पर ये बोले कि ये 7 स्टेजेस हैं और इसी वे में चलेगा सब, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कोई सोसाइटी है और हंटिंग कर रही है आज, ठीक है, एकदम वो सिविलाइज नहीं हो सकती, इनका ये बोलना था, ठीक है। अब यही तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में प्रभाव डाल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी की यही रिसर्च तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आएंगी ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट में, ठीक है, कितना ज्यादा वो ये कर जाएंगे, मतलब कितना ज्यादा वो प्रेशर दे जाएंगे कि मतलब आप इस तरह की पॉलिसीज बनाइए कि इनको इन 7 स्टेजेस से पास कराइए, ठीक है, इनको हेल्प करिए। क्या हंटिंग ट्राइबल्स एक सिविलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काफी सोचने वाली बात थी उस समय। अब जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हंटिंग ट्राइबल्स कौन कौन से? अंडमानीज, वही हमारे ग्रेट अंडमानीज, अंडमान निकोबार वाले, बिरहोर हो गए, बिरहोर कहाँ के? झारखंड वाले, है ना। ओंगे हो गए, ओंगे कहाँ के? अंडमान निकोबार। चेंचू हो गए, चेंचू कहाँ के? तेलंगाना के। देखो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, जो भी ट्राइबल आएगा एक मैप अपने यहाँ रखिए, अपने कमरे में लगाइए मैप, जो भी ट्राइबल बता रहे हैं उस ट्राइबल को जो लोकेशन बता रहे हैं वहां डाल दीजिए, उससे याद करने में बहुत आसान होगा। बस ट्राइबल का नाम आपको पता होना चाहिए और आपको मोटा मोटा आपको लोकेशन पता लग जाएगी, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करके जब हम इस सब्जेक्ट के अंदर डुबकियां लगाएंगे ना, तो मैं इतनी केस स्टडीज बताऊंगा, इतने कल्चर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा। फिर आप मैप देख के बता पाएंगे कि यहाँ पे यार इतने सारे इस तरह के ट्राइबल्स रह रहे हैं तो मोटा मोटा ये कल्चर होगा, ठीक है। तो आप कल्चर पहचानने लग जाएंगे समय के साथ साथ। तो इसीलिए बेटर है कि एक बड़ा सा मैप ले लीजिए और जो ट्राइबल्स बता रहे हैं 50-60 ट्राइबल हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राइबल्स डालते रहिए लोकेशन वाइज। तो इंडिया में अंडमानी हो गया, बिरहोर हो गया, ओंगे हो गया, चेंचू हो गया, ये सब हंटिंग ट्राइबल्स हैं, हंट करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये सेवेजरी स्टेज में है इन, ठीक है। और कुछ ट्राइबल्स हैं मुंडा, ओराओं, टोडा, ठीक है, ये सब पेस्टोरल ट्राइबल्स हैं, ठीक है। मुंडा कहाँ पर है? मुंडा झारखंड में, ओराओं भी झारखंड में, ठीक है। टोडा कहाँ पर है? टोडा नीलगिरीज में है, वो अपना ये केरल तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है। ये सब बार्बरिज्म में है, ठीक है। तो ये सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है जो हम सोसाइटी को उसके कल्चर, जो उस समय जो कल्चर्स हैं उनको देख के पहचान रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको नंबर कब मिलेगा? नंबर आपको तब मिलेगा, आप पेपर इंडिया में लिख रहे हैं ना, तो नंबर आपको तब मिलेगा जब आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को समझाएंगे विद इंडियन एग्जांपल्स, ठीक है। अब इंडिया के लोगों ने तो थ्योरी डेवलपमेंट में कुछ किया नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कोई बड़ा नाम आता नहीं है, ठीक है। जो नाम आए हैं वो हमारे 1970 के बाद से आए हैं, जो मेजर तौर पे जो बड़ी इन्वेंशंस इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हुई है, जैसे नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हो गया, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, और जिसको वेस्ट ने भी इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो अभी हम इतना ही करेंगे कि हम लोगों को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट समझाना है विद इंडियन केस स्टडीज, उसी से नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इंडिया की केस स्टडीज, इंडिया के ट्राइबल्स के बारे में ज्यादा लिखेंगे आंसर्स में। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल्स मैंने आपको बताए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से आप बता रहे हो कि ये सेवेजरी स्टेज में या बार्बरिज्म स्टेज में, और इनके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि ये सिविलाइजेशन में कब पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? अगर इवोल्यूशनिस्ट क्लेम करते हैं दैट देयर रूल ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, कि उनका जो ये रूल है सोशल डेवलपमेंट का, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, देन व्हाई नॉट इट इज अप्लाइड टू हंटिंग ट्राइबल्स लाइक अंडमानीज, ओंगे, बिरहोर, चेंचू एक्सेट्रा। अब देखो इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली क्रिटिसिज्म में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कि अगर सबको सिविलाइज हो जाना है एक समय के साथ और सब डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो कुछ ट्राइबल्स हैं, ठीक है, अंडमानीज, ओंगे, बिरहोर, चेचू, ये आज भी लोअर सेवेजरी में क्यों हैं? ये क्यों नहीं बढ़े हैं? ठीक है, अगर आप साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है समय के साथ? ये क्यों आज वही स्टेज में रह गए हैं? तो ये वैलिड क्रिटिसिज्म मिला इन्हें। वाई देयर आर इन सम स्टेजेस फ्रॉम सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम डिस्पाइट बीइंग योर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये इस सेम स्टेज में इतने समय से क्यों है और आपका कॉन्सेप्ट साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इन पे क्यों नहीं लगता है? क्लियर हुआ? When they would change in barbarism and civilization state, ये कब barbarism और civilization stage में बदलेंगे? इतना क्लियर हुआ? चलिए, these hunting tribal existence in their very present form put a question mark on evolutionist theory। ये जो ट्राइबल्स हैं, जो हंटिंग ट्राइबल्स हैं इंडिया के अंदर और भी कहीं वर्ल्ड में, तो वो क्यों नहीं डेवलप किए हैं? यही तो क्वेश्चन मार्क है इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी पे। ये क्यों आज भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ईबी टाइलर भी इसमें इवोल्यूशनिस्ट स्कूल में काम कर रहे थे। इनका जो मेजर काम था वो रिलीजन पे था। तो एज पर टाइलर ने क्या बोला? टाइलर ने बोला कि रिलीजन इवॉल्व करता है एनिमिज्म स्टेज से, फिर बढ़ता है वो पॉलीथिज्म स्टेज की तरफ, फिर बढ़ता है वो मोनोथिज्म स्टेज की तरफ। एनिमिज्म वही नेचर वाला, नेचर की पूजा करना, नेचर से अपने नेचर मतलब सुपर नेचुरल पावर्स को मानना, ठीक है, ये ट्राइबल्स पूजा करते हैं। पहाड़ को भगवान मानना, ठीक है, नेचर में जो नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, रिवर हो गई, ठीक है, एनिमल्स हो गए, तो इनमें तुम सुपर नेचुरल को खोजना, इनमें आत्माओं को मानना, ये सब एनिमिज्म है। उसके बाद पॉलीथिज्म की तरफ बढ़ेंगे। पॉलीथिज्म हिंदू रिलीजन, अब हिंदू रिलीजन में कितने सारे देवी देवता हैं, हम कितने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और लास्ट में मोनोथिज्म में डेवलप होगा सब। तो मोनोथिज्म है क्रिश्चियनिटी टाइप, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है। तो एनिमिज्म से पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म बढ़ेगा। तो मतलब मोनोथिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविलाइजेशनल स्कूल, ठीक है। सिविलाइजेशन जब बन जाएगी तब वहां पे मोनोथिज्म आ जाएगा। मतलब हिंदू सोसाइटी क्या सिविलाइज सोसाइटी नहीं है? क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। टाइलर ने बोला एनिमिज्म से पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म। जो सिविलाइजेशन बनेगी उसमें मोनोथिज्म एक कल्चर होगा। अब खुद सोचो यार, आप अपनी सोसाइटी को सिविलाइजेशन क्यों मान रहे हैं? आप अपनी सोसाइटी से ही सिविलाइजेशन को क्यों चला रहे हैं? अब आपके कल्चर ही सोसाइटी, आपके सिविलाइजेशन के कल्चर क्यों हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क पुट करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखो, द प्रिवेलेंट मोनोथिज्म इन वेस्टर्न सोसाइटी इज इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन। वाई? ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कि आपका जो मोनोथिज्म है यही क्यों इवॉल्व है? वाई यू आर कंसिडरिंग योर सोसाइटी कल्चर सुपीरियर? पॉलीथिज्म को क्यों आप सुपीरियर नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, क्या इंफीरियर क्यों समझ रहे हैं उसे, या अपने ही कल्चर को क्यों सुपीरियर समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये सुपीरियर इंफीरियर की लड़ाई ही तो कल्चरल रिलेटिविज्म सॉल्व करेगा फ्रांस बोस के द्वारा, जो आगे बनने जा रहा है। ठीक है, तो जितनी भी ये डिबेट्स बनेंगी ना, ये आगे आने वाली थ्योरीज सब सॉल्व कर देंगी। बस आप पकड़ के बैठिए। As per them, the cultures of their society are the cultures of civilizational stage, and each society would sometime cover at such cultures. The form may be different. Converge at such cultures, the form may be different. ध्यान सुनिए। As per them, the cultures of their society are the cultures of civilizational stage. जो कल्चर्स आज उनके हैं वही सिविलाइजेशनल स्टेज के कल्चर्स हैं, ऐसा वो मान के बैठे हैं। इथनोसेंट्रिक बायसनेस। और हर एक सोसाइटी जो है, जो सिविलाइजेशन में नहीं है, वो कुछ समय आने के बाद कन्वर्ज करेगी इन कल्चर्स के प्रति। फॉर्म कुछ भी हो सकता है। अब जैसा सपोज करो, अब ऐसा, इसका ये मतलब मत मानना कि हिंदुइज्म पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऐसे होगा। अब हिंदुइज्म में काफी सारी देवी देवताएं हैं,
शिव है। अब शिव में एक कल्ट बनेगा, शैविज्म का कल्ट जो चला आ रहा है। तो शैविज्म की पूजा करना, शैविज्म को मानना, ये एक मोनोथिस्टिक कल्चर है। विष्णु को मानना, ये एक मोनोथिस्टिक कल्चर है। गणेश को मानना, ये एक मोनोथिस्टिक कल्चर है। इनके फॉलोअर्स बन जाएंगे और इनके फॉलोअर्स हैं भी, ठीक है। तो यही चीज वो बोल रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप बहुत सारे देवी देवताओं को मानेंगे, लेकिन समय के साथ लोग अपने आप को एक भगवान के साथ एसोसिएट कर लेंगे, सबका मालिक एक है, इस टाइप का, ठीक है। अब इस पे ये बात कर रहे हैं। फॉर्म अलग हो सकता है, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, कुछ भी कन्वर्ज करने का, ठीक है, बट ये सीक्वेंस यही रहेगा, एनिमिज्म से पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म। क्लियर हुआ? चलिए, अब मॉर्गन ने काम किया था एम से मॉर्गन, एम से मैरिज पे। तो वही वाली स्टेज, पहले ग्रुप मैरिज होगी, देखते जाओ, सेम स्टेज है, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। पहले ग्रुप मैरिज होगी, फिर पॉलीगेमी होगी, फिर मोनोगेमी। अब ग्रुप मैरिज आया इसमें नया, ग्रुप मैरिज नहीं है वो प्रोमिस्कुअस स्टेज है, कोई भी किसी के साथ भी सेक्स करेगा, ठीक है, बिना किसी लाइबिलिटीज, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर पॉलीगेमी, एक आदमी खूब सारी औरतों के साथ शादी करेगा, या फिर एक औरत खूब सारे आदमियों के साथ शादी करेगी। फिर मोनोगेमी, एक लड़का एक लड़की शादी करेंगे, ठीक है। ये एक इवॉल्व स्टेज है। मोनोगेमी आ चुकी है सिविलाइजेशन में, यूरोप में ये लोग बोलते हैं, ठीक है। और कहीं भी सोसाइटीज में पॉलीगेमी है या फिर कहीं ग्रुप मैरिज भी हो रही है, वो सब अभी मोनोगेमी को चेस करेंगे, वहां भी सोसाइटीज मोनोगेमस होंगी, ये बता रहे हैं लोग, ठीक है। दे स्ट्रेस ऑन थिंग्स दैट पीपल हैव टू फॉलो दीज 6 स्टेजेस, जो 6 स्टेजेस हैं बिफोर रीचिंग सिविलाइजेशनल स्टेज। सिविलाइजेशनल स्टेज में पहुंचने से पहले उनको वो 6 स्टेजेस करनी ही करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया ना, पहले 10th, फिर 12th, फिर BA, फिर MA, फिर PhD। इस पे इन्होंने जोर लगा दिया पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्रिटिसिज्म जानने की कोशिश करते हैं। दे स्टडी सोसाइटी एंड कल्चर इन टर्म्स ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। ये सोसाइटी और कल्चर को पढ़ रहे हैं ऑरिजिन और इवोल्यूशन के फॉर्म में। तो सबसे बड़ी लड़ाई इनकी होगी फंक्शनलिस्ट लोगों के साथ, ठीक है। लाइक रिलीजन एंड मैरिज ये पढ़ते हैं किसके टर्म में, जैसे मैंने बता दिया, रिलीजन, बताओ रिलीजन, एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, मैरिज, प्रोमिस्कुअस स्टेज, फिर पॉलीगेमस, फिर मोनोगेमी। देयर व्यू वॉज विच वॉज रिजेक्टेड बाय, इनका जो व्यू था, रिजेक्ट किसने किया? रिजेक्ट किया फंक्शनलिस्ट लोगों ने, जैसे मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। हु प्रपोज टू स्टडी एनी इशू, जिन्होंने ये प्रपोज किया कि कोई भी इशू हो सोसाइटी का, चाहे मैरिज हो, रिलीजन हो, हम फंक्शन और यूटिलिटी के टर्म्स में उसे स्टडी करेंगे, ठीक है। फंक्शन और यूटिलिटी मतलब किसी पर्टिकुलर कल्चर का आज के समाज में क्या यूटिलिटी है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कल्चर किस तरीके से इवॉल्व करा है और किस दिशा में वो जा रहा है, ठीक है। हम आज के कल्चर को इंपॉर्टेंस देंगे, और अगर वो कल्चर आज की सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर रहा है तो वो अच्छा है, और अगर वो उसी स्टेज में रहे तो बढ़िया है। वी शुड नॉट फोर्स इट टू मूव इन सम डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ? और यही आपको दिशा दे रहा है कल्चरल रिलेटिविज्म की, ठीक है, जो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट होने से रोकेगी आपको। क्लियर है? चलिए, अब मॉर्गन चूंकि भाई नेता आदमी थे, मैंने बताया था, तो मार्क्स की किताबें पढ़ते थे। तो मार्क्स के वर्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन सोसाइटीज, मार्क्स वर्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन सोसाइटी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनकी जो थीसिस थी और रिसर्च थी, जो LH मॉर्गन की थी, ठीक है। LH मॉर्गन, अब देखो, LH मॉर्गन प्रभावित हुए कार्ल मार्क्स से, तो टेक्नोलॉजी को कल्चर में इन्होंने जोड़ दिया, और फिर इसी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को उठाया कल्चर की डिबेट में लेस्ली वाइट ने, जो बिलोंग करते थे अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। अब मॉर्गन भाई भी अमेरिकन स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, LH मॉर्गन भी अमेरिकन स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, पर विचारधारा अलग हैं, पर सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को, हैं दोनों इवोल्यूशनिस्ट। कल्चर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं एक, और एक हमारे न्यू इवोल्यूशनिस्ट हैं। वो कैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मॉर्गन ने मार्क्स से उठाया, और मॉर्गन से किसने सीखा? लेस्ली वाइट ने, ठीक है। चलिए उठाते हैं। द थीसिस एंड रिसर्च डेवलप्ड बाय मॉर्गन भाई साहब ऑन टेक्नोलॉजी was then put forward by Leslie A. White, who belongs to American School of New Evolutionism, and explained technological perspective of culture and universal idea of culture. कल्चर का यूनिवर्सल आइडिया और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिखा दिया। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अपोजिशन और सपोर्ट में, अपोजिशन में 2 स्कूल हैं, फंक्शनलिज्म और डिफ्यूजनिज्म। अब यहीं से हम डिफ्यूजनिज्म में एंट्री करेंगे, ठीक है। अब पकड़ के रहिएगा। देखिए, फंक्शनलिज्म का जो स्कूल है उसको फाउंड किसने किया था? प्रोपोनेंट तो हमें पता है,
कि फंक्शनलिज्म का झंडा लिए जो दो आदमी चलते हैं वो कौन है। एक तो भाई साहब हमारे मेलिनोस्की हैं और एक हमारे रेडक्लिफ ब्राउन है। पर जो फंक्शनलिस्ट स्कूल है जिसको बनाने वाला आदमी है, अगर मैं बोलूं फंक्शनलिस्ट स्कूल को बनाने वाला आदमी एक इवोल्यूशनिस्ट है तो कितनी मजेदार बात होगी। देखो, एक बंदा हुआ करता था, साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, जो हमारे ये इवोल्यूशनिस्ट स्कूल को बिलोंग करता था, ठीक है। उसने रिलीजन में काम किया था। उसने बोला था कि जो टोटम होता है ना, टोटम मैं आगे समझाऊंगा टोटम क्या होता है, रिलीजन में कैसे आता है, ठीक है। टोटम से ही रिलीजन बना है, ठीक है, जो टोटम है उसी से रिलीजन बना है। तो ये एक इवोल्यूशनिस्ट विचारधारा है। अब इस विचारधारा को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्कूल के लोगों के साथ ही, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ ही मतभेद वो इंसान कर बैठता है और धीरे धीरे उसे ये लगता है कि सोसाइटी में जो आज कल्चर्स हैं, अब उनकी यूटिलिटी अगर हम इंपॉर्टेंस दें और उस सोसाइटी को उसके खुद के फॉर्म में रहने के लिए प्रेरित करें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट हम उस सोसाइटी को एक डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। अब ये इंसान था डर्खिम और इसी अपोजिशन और इसी लड़ाई विद इन इवोल्यूशनिस्ट स्कूल उसको एक नई विचारधारा के लिए प्रेरित करती है जिसको बोलते हैं फंक्शनलिस्ट स्कूल। और उसके बाद उसके दो स्टूडेंट्स रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की काम करते हैं। वो आपस में लड़ते हैं भले ही, पर पैरेलल स्कूल खड़े करते हैं भले ही, पर फंक्शनलिस्ट स्कूल को आगे बढ़ाते हैं और खूब ज्यादा बढ़ाते हैं। और फिर जो डर्खिम की एक्चुअल लड़ाई थी वो खुद लड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन? मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। सुनो अब ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। The proponent of functionalism was Malinowski and Radcliffe Brown, and functionalism was made by Durkheim. They rejected evolutionist view को उन्होंने रिजेक्ट किया था, that everything should be in terms of origin and evolution. इन्होंने evolutionist स्कूल को, evolutionist व्यू को रिजेक्ट किया था कि आप हर एक चीज को origin और evolution के फॉर्म में क्यों देखते हैं। Focus more on utility and function of culture in existing form in present societies rather than giving them some direction. ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्कूल बना इसके अपोजिशन में, किसके अपोजिशन में? क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अपोजिशन में, वो था डिफ्यूजनिज्म का, जिसमें वही मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, कर लिया होगा अब तक याद, BAG बैग। ब्रिटिश स्कूल, अमेरिकन स्कूल और जर्मन स्कूल। ब्रिटिश में कौन है? स्मिथ एंड पेरी। जर्मन में कौन है बताओ? शिमिड एंड ग्रैबनर। अमेरिकन में फ्रांस बोस एंड एल क्रोबर। फ्रांस बोस आगे जाके हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म समझाने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ? अब इन्होंने बोला कि जो कल्चर्स हैं ये डिफ्यूज करते हैं टू डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है। कल्चर का इनोवेशन सेम नहीं है हर जगह। कल्चर कहीं बनते हैं, फिर उसके बाद वो कल्चर्स ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर वो दूसरी सोसाइटीज में एंटर होते हैं। फिर वहां सोसाइटीज अडेप्ट करती हैं उनको अपने फॉर्म में, अपने एनवायरमेंट के अनुकूल करते हुए, ठीक है। वो हम समझेंगे आगे जाके, डिफ्यूजनिज्म का स्कूल, ठीक है। याद कर लेना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आ जाए तो पहली लाइन क्या लिखनी है मैं बता चुका हूं, जिससे आपको नंबर मिलने में बहुत मजा आ जाएगा। उसको बिल्कुल डार्क लाइन कर देना, मतलब जो पहली लाइन होगी कौन से स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताऊंगा तो उनकी भी विचारधारा मैं आपको बताऊंगा यहीं से ट्रेस करते हुए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ये एलपी विद्यार्थी हैं, एलपी विद्यार्थी को ट्रेन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने सिविलाइजेशनल स्कूल में। अब ये लाइन नहीं डालोगे तो नंबर नहीं मिलेगा एलपी विद्यार्थी में, ठीक है। अब वो अपना मैंने बताया था काफी चीजें मैंने आपको बताई थी जिसमें आप इस थॉट से आपको जोड़ेंगे, ठीक है। डीएन मजुमदार, मुझे याद नहीं आ रहा था, डीएन मजुमदार को ट्रेन किया था मेलिनोस्की ने, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट आइडिया डालेंगे, ठीक है। अब डीएन मजुमदार की जो भी मैं स्टडीज मैं आपको बताया हूं, याद है? भूल गए? लखनऊ बताया था, मोहाना बताया था एक, ठीक है। KMK याद है? कोरबा, जंगल का राजा, मोहाना, कानपुर सिटी। इसमें जो भी स्टडीज होंगी उसमें फंक्शनलिज्म की अप्रोच झलकेगी, ठीक है। लिखना ही ऐसे आंसर यार, अगर आप आंसर में नहीं झलकाएंगे कि यूटिलिटी ऑफ कल्चर इन जो ये मजुमदार की केस स्टडीज में आप फंक्शनलिस्ट अप्रोच नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। उनके गुरु मेलिनोस्की की बातों को पे जोर नहीं देंगे, इनकी जो डीएन मजुमदार की केस स्टडीज है तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सब चीज कनेक्टेड है, इसीलिए बोलता हूं कि जो पत्थर है जो घूम रहा है उस धागे के साथ उसका केंद्र बिंदु ही थॉट है। इसके बिना एंथ्रोपोलॉजी में कूदना बेकार है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए डिफ्यूजनिज्म अभी समझाएंगे आगे जाके। तो डर्खिम के बारे में अगर आया तो पता लग गया ना, फंक्शनलिस्ट स्कूल बनाया उन्होंने। डर्खिम वॉज इवोल्यूशनिस्ट, ही गेव टोटम से रिलीजन बनेगा
ठीक है, बट लेटर ही टर्न टू फंक्शनलिज्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सब कुछ नोट्स में बिल्कुल ऑर्डर में गया है, इसका रट्टा मारना है, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं डिफ्यूजनिज्म में। ठीक है, चीजें रिपीट होंगी, बार बार मैं चीजों को लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मैं अभी डिफ्यूजनिज्म पढ़ा दूंगा, आगे फिर मैं पढ़ाऊंगा, जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पढ़ाने के बाद मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब डिफ्यूजनिज्म देखिए, डिफ्यूजनिज्म सेज दैट कल्चर्स हैव डिफ्यूज्ड टू डिफरेंट सोसाइटीज फ्रॉम सम इनोवेशन सेंटर्स। ठीक है, कहीं कोई कल्चर बना, फिर वो कल्चर दूसरी सोसाइटीज में ट्रेवल करके पहुंचा होगा, ये बोला है डिफ्यूजनिस्ट स्कूल में। अगर आप बोलते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की सेम तरह के कल्चर्स डिफरेंट सोसाइटीज में बिना इंटरेक्शन के एक ही फॉर्म में बने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड लगता है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क था डिफ्यूजनिज्म, जिसका रीजन भी इसी ने दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे आगे और समझ में आएगा। जैसे डिफ्यूजनिज्म में 3 स्कूल हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, फिर पढ़ेंगे जर्मन, फिर पढ़ेंगे अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन सबसे एडवांस्ड वर्जन है डिफ्यूजनिज्म का, मोस्ट एक्सेप्टेबल वर्जन। ठीक है, डिफ्यूजनिज्म में है स्मिथ एंड पेरी, भाई साहब, स्मिथ एंड पेरी। ठीक है, स्मिथ एंड पेरी के बारे में लिखना के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे? दे बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बोला कि जो कल्चर है सबसे पहले इजिप्ट में बना। देखो, जितना मुझे लगा पढ़ के, इतना मुझे आइडिया हुआ कि जो स्मिथ एंड पेरी थे ये काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। इन्होंने काफी टाइम तक इजिप्शियन कल्चर पे स्टडीज करी। ठीक है, अपना पूरा टाइम डिवोट कर दिया। फिर धीरे धीरे करके इतने कल्चर्स और इतनी वेराइटीज, इतने बिहेवियर्स इन्होंने पढ़े इजिप्ट के, ठीक है, कि वो कोई भी कल्चर देखें उनको लगता था यार ये तो इजिप्ट से आया है। ठीक है, कहीं भी पहुंच जाएं और उनको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इजिप्शियन कल्चर की मिल जाती थी। ऐसा हो जाता है। जैसे अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी खूब पढ़ लें, फिर अगर आप बाहर भी घूमेंगे ना, कहीं भी आप कुछ भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एंथ्रोपोलॉजी का ये प्रिंसिपल यहां लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये होने लगेगा धीरे समय के साथ साथ। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे तो आपको एंथ्रोपोलॉजी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी लाइव एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो यही चीज इनके साथ हो रही थी। तो स्मिथ एंड पेरी, इन्होंने ये दिखाया कि कल्चर्स फर्स्ट इवॉल्व्ड इन इजिप्ट एंड लेटर दे डिफ्यूज्ड और स्प्रेड टू अदर सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले कल्चर इवॉल्व करेगा इजिप्ट में, उसके बाद वो कल्चर जो है डिफ्यूज करेगा और स्प्रेड करेगा दूसरी सोसाइटीज में। अब देखो, ये काफी एक्सट्रीम व्यू है भाई। जीरो का इन्वेंशन इंडिया में नहीं हुआ, काफी सारी चीजें चाइना में बनी है, काफी सारी चीजें तो मैक्सिको कल्चर है। ठीक है, काफी सारी चीजें ब्रिटिश की हैं, काफी सारी चीजें खुद साउथ अमेरिका में बनी है। ठीक है, तो ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो कि भाई इजिप्ट ही सब कुछ बनाया है? तो बहुत एक्सट्रीम व्यू है, बहुत क्रिटिसाइज हुआ। ठीक है, एकदम नकार दिया। बट इस स्कूल ने, जो ये ब्रिटिश स्कूल जो ये था, इसने एक सोचने का नजरिया दे दिया, जिसको सॉल्व करने के लिए आगे डिफ्यूजनिस्ट स्कूल में काम हुआ। ठीक है, ब्रिटिश स्कूल काम करके चला गया, फिर आया जर्मन स्कूल, शिमिड एंड ग्रैबनर। ठीक है, इन्होंने थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच दी। इन्होंने बोला कि कल्चर्स बने हैं, ठीक है, पर वो डिफरेंट बने हैं। मतलब सपोज करो इंडिया में कुछ एक कल्चर बना, चाइना में एक कल्चर बना, उसके बाद इजिप्ट में कल्चर बना, अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर बने हैं अपने एनवायरनमेंट, अपने इकोलॉजी, अपने नीड्स के हिसाब से, और फिर वो कल्चर्स जो है ओवरलैप किए हैं या फिर वो ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, ये ज्यादा बैलेंस अप्रोच है कि कल्चर्स अलग अलग सोसाइटीज में बने, बाद में वो ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, बाद में वो ट्रांसफर किए हैं और सोसाइटीज में अडेप्ट किए हैं, और धीरे धीरे करके वो कल्चर्स यूनिवर्सलाइज हुए हैं। अब दिवाली इंडिया के लोग ही नहीं मना रहे हैं, और भी लोग मना रहे हैं। ठीक है, क्रिसमस वेस्टर्न सोसाइटीज नहीं मना रही, हम भी मना रहे हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे, ठीक है, हर सोसाइटी मना रही है। अब धीरे धीरे करके ये कल्चर्स ही तो हैं, ये मान्यता ही तो है, ये बिहेवियर तो है। ठीक है, धीरे धीरे करके सब यूनिवर्सलाइज हो रहा है। अब वैलेंटाइन डे जो है या फिर आप दिवाली की बात करें, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे करके वो डिफ्यूज हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये बोल देना कि भाई सब कुछ एक ही सोसाइटी में डेवलप हुआ है, वो तो गलत है ना। ठीक है, तो खूब सारे कल्चरल सर्कल्स हैं। ठीक है, वो कल्चरल सर्कल्स से जो कल्चर हैं वो एक दूसरे सर्कल्स में ट्रेवल किए हैं और ओवरलैप किए हैं, जिससे वो कल्चर्स थोड़े से यूनिवर्सलाइज भी हुए हैं। तो कल्चर इवॉल्व्ड इन सेवरल कल्चरल सर्कल्स एंड देन स्प्रेड थ्रू ओवरलैपिंग एंड डिफ्यूजन। ये सिंपल स्कूल है, जर्मन स्कूल, काफी बैलेंस्ड अप्रोच है। उसके बाद आता है अमेरिकन स्कूल, जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बंदा है, पहला बंदा, वो है फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है,
और दूसरा बंदा है एएल क्रोबर। तो फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी जुड़े हुए हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म से, ठीक है। और ये इतना बड़ा नाम है कि इनके बारे में 15 नंबर का बन जाता है, और इनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पॉइंटर्स पे, इनके इन्वेंशंस पे 15 या 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रांस बोस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फ्रांस बोस ही हैं, ठीक है। एएल क्रोबर का नाम भी याद रखना, इसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ही वॉज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। एक्चुअली में ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे जर्मनी में, ही वॉज टीचिंग फिजिक्स, पर उस समय हिटलर का राज था, ठीक है, वाइमर रिपब्लिक का। खूब अत्याचार हो रहा था ज्यूइस पे, तो ये सब देख के इनका मन खराब हुआ, ये भाग खड़े हुए और ये अमेरिका लैंड हो गए। एक फिजिस्ट थे और धीरे धीरे करके भाई सोसाइटी में इतना सब कुछ देख आए ये, ठीक है, और कल्चर्स का सपरेशन और ये एथनिक वायलेंस और एथनिक क्लैशेस, तो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया इंसान पे मतलब एंथ्रोपोलॉजी पे, ठीक है। तो ही वेंट टू यूएसए एंड बिकेम एंथ्रोपोलॉजिस्ट देयर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में सेफ हेवन था यूएसए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं जो बताऊंगा पहले फ्रांस बोस के बारे में पूरा खोलूंगा, ठीक है। अब इन लोगों का क्या बोलना था, जो फ्रांस बोस हैं, एएल क्रोबर हैं, इन्होंने बोला था अवर कंसर्न शुड बी टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड कल्चर। कल्चर एनवायरमेंट से कैसे प्रभावित होते हैं और एनवायरमेंट कल्चर से कैसे प्रभावित होते हैं, हमारा कंसर्न यहां होना चाहिए, ये बोलना था अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म का। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट वेयर कल्चर ओरिजिनेटेड, हमको ये बॉदर कतई नहीं करना चाहिए कि कहां कल्चर ओरिजिनेट किया है, क्यों दिमाग मारना भाई। आज के कंटेक्स्ट में बात करो, देखो जो भी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, वो यही बोलेगी भाई आज के कंटेक्स्ट को उठाओ, क्यों भाई हिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है। अब जो भी समाज में लड़ाइयां होती हैं वो हिस्ट्री में तो होती हैं, अब उसी हिस्ट्री की लड़ाइयों से आज अगर हम उसको फॉर्मलाइज करें या मतलब उसके बारे में रीजन करें तो वो सही नहीं है, ऐसा लोग मतलब काफी दिग्गज लोग मानते हैं। अब इसी चीज को ये लोग भी उठा रहे हैं। आज तुम देखो कि कल्चर और एनवायरमेंट जो है इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। बोथ हैव इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड विल स्ट्रेस ऑन इट रादर देन वेयर कल्चर ओरिजिनेटेड। कल्चर और एनवायरमेंट के बारे में रिलेशन में देखो कि किस तरह के एनवायरमेंट में किस तरह के कल्चर बने और किस तरह के कल्चर ने किस तरह के एनवायरमेंट को प्रभावित किया, बस इसको देखो, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब फ्रांस बोस रिसर्च कर रहे थे इस स्कूल में, तो उन्होंने काफी प्रिंसिपल दिए। जैसे सबसे पहला इन्होंने बोला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, जिससे इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बना जूलियन स्टीवर्ट का। जूलियन स्टीवर्ट कौन, बोलो बोलो, सोचो, अमेरिकन स्कूल ऑफ नियो इवोल्यूशनिज्म, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। भाई इसीलिए तो वो सारी डिबेट ऑन कल्चर पढ़ाई है, इसीलिए पढ़ाई है यार, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है इनका कल्चरल रिलेटिविज्म का, और चौथा कॉन्सेप्ट है फील्ड वर्क का। ये वही फील्ड वर्क है और इसको बनाने वाला नाम भी फ्रांस बोस है, ठीक है। तो फील्ड वर्क हो गया भाई, कल्चरल रिलेटिविज्म हो गया, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म हो गया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एक बंदा दे दिया, तो व्हाई नॉट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, क्यों नहीं बोलोगे उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैनकाइंड को दिया, मैनकाइंड को वरदान दिया एंथ्रोपोलॉजी ने, वो भी फ्रांस बोस के हाथों से गया, उसका नाम था कल्चरल रिलेटिविज्म, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, ठीक है। मुझे काफी सही ये कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ने समाज में हार्मनी एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा मदद करी है, ठीक है। कल्चर्स का कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने अदा किया है, सोसाइटीज आपस में अपने कल्चर के नाम पे ना लड़ें, कल्चर पे कंफ्लिक्ट होके एथनिक क्लिंजिंग ना हो, ज्यूज को ना मारो ऐसे, ठीक है, रोहिंग्यास को मत मारो, ठीक है। जो हमारा कैब का इशू है, ठीक है, वो इतना दिक्कत में है, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो बाद में हम करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में कैसे लेके आएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये काफी सारी दिक्कत वाले पोर्शन है, इसका सीधा सीधा जवाब था कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। और ये मैनकाइंड के लिए काफी बड़ा वरदान था, ये भी दिया था फ्रांस बोस ने, ठीक है। अब फ्रांस बोस के बारे में आया और ये नहीं डाला तुमने, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, फील्ड वर्क का कॉन्सेप्ट, भाई क्यों नंबर देगा सामने वाला, उसको सब पता है भाई, और उसको पता है कि क्या डालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में एनवायरमेंट डिटरमाइन कल्चर, एनवायरमेंट ही आपको कल्चर डिटरमाइन करवाएगा।
किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए लोग कल्चर बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, विच वॉज लेटर ऑन, जिस पे ज्यादा काम किया था किसने? जूलियन स्टीवर्ट ने, बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। डिफ्यूजनिज्म की जो डिबेट है वो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में खत्म होगी। ठीक है, आज इसको पढ़ा देंगे पूरा। एवरी कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। हर एक कल्चर एक यूनिक हिस्ट्री की वजह से बना है, ये बोला हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ने। हर एक कल्चर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में उस सोसाइटी के यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप हुआ है। ये लाइन समझ में आना बहुत बड़ी बात है। अब इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा डिफरेंट केस स्टडीज से। देखो, थॉट का अगर क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडीज नहीं डालोगे तो दिक्कत में खुद पड़ोगे। ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज ही आपको नंबर दिलाएगी। अपने आंसर्स को भरना है हमें केस स्टडीज से। ठीक है, अगर आंसर में केस स्टडीज नहीं गई तो आंसर हॉलो दिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो लक्ष्मी है, रैंक 45 है इस साल की, 362 नंबर मिले 3 महीने की प्रिपरेशन में, और एंथ्रोपोलॉजी हमको दे सकता है 3 महीने के अंदर 362 मार्क्स। ठीक है, कैसे आए? केवल और केवल केस स्टडीज भरी गई हैं आंसर्स में, लोड कर करके आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, हर आंसर में थॉट का यूज कैसे करा गया है। ठीक है, जस्ट सी हर आंसर्स वंस, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किस लेवल की नॉलेज को डेवलप किया गया है कम समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म से। थोड़े लेमन एग्जाम्पल में चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो खुद की केस स्टडीज हैं, जो रिटन केस स्टडीज हैं, उनके बारे में हम एंट्री करेंगे। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक एक्सपीरियंस। ठीक है, दिखाएंगे कैसे। जैसे चेंज द सोशलाइजेशन एंड एनवायरमेंट, किसी बच्चे का आप सोशलाइजेशन बदल दीजिए, एनवायरमेंट बदल दीजिए। किसी बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही गाना सिखाइए। ठीक है, किसी बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही गाना सिखाइए। जैसे मैथिली ठाकुर है, ठीक है, 19 साल की लड़की अपने 2 भाइयों के साथ गाना गाती है। ठीक है, अब वो 19 साल की है, भाई 17 साल का, 15 साल का, भाई बचपन में 4 साल से वो गाना बजा रहे हैं, आज देखो। ठीक है, उनका फ्यूचर ही अलग हो गया है। उनके जो कल्चरल टूल्स हैं, ठीक है, वही उनके इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके अकॉर्डिंग उनको फेम मिल रही है। ठीक है, तो आप बच्चे का सोशलाइजेशन और उसका एनवायरनमेंट बदलिए। किसी बच्चे को आप मिलिट्री स्कूल में डाल दीजिए बचपन से, बाद में देखिए किस बड़े से बड़ा प्रेशर वो झेल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को आप खेल कूद में डाल दीजिए स्टार्टिंग से, अच्छा खिलाड़ी निकल सकता है। ठीक है, वन कैन मोल्ड चाइल्ड इन एनी वे। हम बच्चे को, बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह होता है, जब जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है, उस तरह से बच्चों को आप मोल्ड कर सकते हैं। तो आप एनवायरनमेंट और सोशलाइजेशन बदलिए, बच्चे का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बदलिए। ठीक है, जिससे आप आने वाले उसके कल्चर्स को इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके का वो बच्चा होगा। अब वहां पे जो बच्चा बनेगा एक कल्चर के फॉर्म में हम याद करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, चलिए, और वो बच्चा ही सोसाइटी है। यहाँ पे बच्चा सोसाइटी है और जो बच्चा आगे जाके इंसान बनेगा वो कल्चर्स हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इन द सेम वे कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री विच फैसिलिटेटेड इट्स डेवलपमेंट। कल्चर को बनाने में जिस हिस्ट्री ने डेवलपमेंट दिया है, इसी को हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म कहा है। किसने बोला? फ्रांस बोस ने। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में एवरी कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। Different societies have different historical experiences due to which each society developed its own cultural tools with respect to its historical experiences. ठीक है, हर एक सोसाइटी अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद के टूल्स बनाती है। ठीक है, अब आपने बोलोगे यार आपने तो ये बोला था कि एक ज्योग्राफी में उसको अडेप्ट करने के लिए कल्चर्स उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, तो क्या ऐसा है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में डिफरेंट सोसाइटीज रह रही हैं और उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं? हो सकता है, और ऐसा है भी। आगे केस स्टडीज में इसी पे देने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं एक परिवार की। एक परिवार में 3 भाई हैं। अब 3 भाई हैं, एक डॉक्टर बनता है, एक IPS ऑफिसर बनता है और एक बेरोजगार रह जाता है। अब भाई देखो, माँ बाप तो सेम है। ये जो माँ बाप हैं यही ज्योग्राफी है। ठीक है, ये माँ बाप हैं, यही ज्योग्राफी है। और इन बच्चों के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट में इन्होंने बचपन में झेले हैं या फिर इन्होंने जिए हैं, ठीक है,
जो उन्होंने जिए हैं, वही तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। क्लियर हुआ? पेरेंट इज सेम इन होम बट दिस डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ ईच चाइल्ड। जैसे जो लड़का डॉक्टर बनता है, वो बचपन में उसको स्कूल में हो सकता है कि ही गॉट सम गुड बायोलॉजी टीचर, और जिसने उसका इंटरेस्ट बनवा दिया बायोलॉजी में। इन स्कूल ही माइट हैव गॉट अ गुड बायोलॉजी टीचर हु हेल्प्ड हिम टू डेवलप इंटरेस्ट। आईपीएस बंदे की बात करता हूं, ही माइट हैव गॉट सम बैड एक्सपीरियंस विद पुलिस समवेयर, और उसको लगा हुआ भाई मैं बड़ा हो जाऊं बस तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से वो आईपीएस बन गया। और अनएम्प्लॉयड वाला बच्चा हो सकता है कि ही माइट हैव फॉलन ट्रैप टू सम बैड हैबिट्स और बैड कंपनी। ठीक है, कुछ बैड एक्सपीरियंस उसको मिले हों, बैड हैबिट्स जुड़ गई हो, बैड कंपनी हो गई हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अब ध्यान से सुनना, इन दिस केस पास्ट एक्सपीरियंसेस हैव इन्फ्लुएंस्ड द पर्सनैलिटी ऑफ ईच ब्रदर। ठीक है, इन द सिमिलर वे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ईच सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलप कल्चर्स इन अ पर्टिकुलर वे। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला कि ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर। यहां ज्योग्राफी है पेरेंट्स, ठीक है, सोसाइटी है वो बच्चे, और कल्चर है जो आज वो इंसान है। ठीक है, ज्योग्राफी सेम है, पेरेंट्स सेम है, सोसाइटी 3 बच्चे हैं। अब वो 3 बच्चे एक ही ज्योग्राफी में रह रहे हैं, पर इन तीनों के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस अलग हैं, जिसकी वजह से उनके बनने वाले कल्चर्स, यानी आज जो वो हैं डॉक्टर, आईपीएस और अनएम्प्लॉयड, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक ही ज्योग्राफी में डिफरेंट सोसाइटीज उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग कल्चर्स बना सकती हैं। यही हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है जिसको बनाया फ्रांस बोस ने। इतना आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। इसमें यह बोला गया है नो कल्चर इज सुपीरियर और नो कल्चर इज इंफीरियर। ठीक है, किसी भी कल्चर को आप ना सुपीरियर समझिए ना इंफीरियर समझिए। जैसे मैंने आपको कोग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर में समझाया था कि आप हंसिए मत इनके कल्चर पे। अगर मुंडा पहाड़ पे चढ़ के पत्थर गिरा के कुछ साउंड क्रिएट करके सोच रहा है कि इससे रेन हो जाएगी, तो ये कुछ गलत नहीं है, वो उनका कोग्निटिव लेवल के हिसाब से कल्चर बनाया है। इसको हमें रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, अगर हम उसको बोलें भाई ये क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, ठीक है, तो उसको बुरा फील होगा यार। इससे सोसाइटीज में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हो जंगल में आग लगा के धुआं उड़ा रहा है, ठीक है, अब जंगल में आग लगाना तो गलत है, पर वो धुएं से अगर वो रिलेट कर रहा है कि भाई इससे बारिश हो जाएगी, ठीक है, अब उसको पूरी तरीके से तुम खारिज ना करो, बल्कि उसको रिस्पेक्ट दो। भाई जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो। ठीक है, प्रोत्साहन ना दो, पर उसके कल्चर को तो रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, वो उसका कॉग्निटिव लेवल है जिसके हिसाब से उसने अपना कल्चर बनाया है। ये जो मैंने बताया आपको, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कल्चर रिलेटिविज्म है। कल्चर रिलेटिविज्म इज अ गिफ्ट टू मैनकाइंड, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जिसकी वजह से सोसाइटीज में कन्फ्लिक्ट्स कम हुए हैं। लोगों को रीजनिंग पावर दी है कि भाई मैनकाइंड इज वन। ठीक है, मैनकाइंड इज वन, आप लड़िए मत। हर सोसाइटी का अपना कल्चर है और उस कल्चर को टॉलरेंस रखिए, उस कल्चर के प्रति अपनी टॉलरेंस रखिए। तो समाज में टॉलरेंस लाने के लिए कल्चर रिलेटिविज्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ज्यूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, इतनी सारी सोसाइटीज हैं। अगर हम कल्चरल रिलेटिविज्म नहीं दिखाएंगे, टॉलरेंस नहीं रखेंगे, तो सब लड़ मर के सोसाइटीज, जो इंडिया एज अ होल है, वो कहां बचेगा? बस नक्शे में रहेगा। अंदर तो सब लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं, पर इसको शांत करने के लिए कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांस बोस ने। इसके बारे में पूरा हम खोलेंगे आगे। ठीक है, पूरा अच्छा खासा पढ़ाएंगे। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू मैनकाइंड इज वेरी बिग। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वर्क वॉज गिवन बाय फ्रांस बोस। फील्ड वर्क वॉज गिवन बाय फ्रांस बोस ओनली। फ्रांस बोस ने ही फील्ड वर्क दिया था। ठीक है, जो पहला फील्ड वर्क किया था फ्रांस बोस ने किया था, ये किया था कॉर्टिकल इंडियन ने। मैं समझाऊंगा आगे, बस इसको याद रखना कि कॉर्टिकल इंडियन वाज द फर्स्ट फील्ड वर्क डन बाय फ्रांस बोस हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, इसमें ये बोलते हैं, ही सेड दैट बिफोर मेकिंग एनी रूल इन एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी रूल बनाने से पहले हमको सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए सोसाइटीज के बारे में, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए कल्चर के बारे में। ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए, देन ओनली वी शुड जनरलाइज थिंग, और अपने रूल्स बनाने चाहिए।
Before making any rules in anthropology, we would first do proper research in society. In-depth analysis of culture in societies should be promoted. Then only we must generalize things. तभी उसके बाद आप जनरलाइज करिए. कितना क्लियर हुआ? ठीक है, तो 4 कॉन्सेप्ट दे दिए फ्रांस बोस ने. फ्रांस बोस किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म से. ठीक है, अब इनके चारों कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके हम समझ लेंगे. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का. ठीक है, जो मैं नहीं बताऊंगा जैसे अमेरिकन डिटर्मिनिज्म, वो मैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में खोल चुका हूं. ठीक है, और वो उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, और उस पर कुछ 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है. ठीक है, बट अगर फ्रांस बोस पे आंसर आएगा तो 1-2 लाइन आपको डालनी पड़ेगी. ठीक है, अब हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में एंट्री करते हैं. हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, देखो नोट्स रख लेना, बिना नोट्स से कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको यही रटना है. ठीक है, इसके बाद आप n नंबर ऑफ रीडिंग्स करिए. देखो रीडिंग्स में मैंने क्या दिया आपको, जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मैंने रीडिंग्स के लिए आपको मटेरियल दे दिया है. ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्कैन करके आपके पास है, केवल वही पढ़ना है. उसके बाद अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आप अपने को कंफ्यूज करेंगे. पढ़िए, ठीक है, बट एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद. ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को. तो पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए. और जितना मैं रीडिंग दे रहा हूँ कम ही दे रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है वहाँ पे, हमको रिसर्च नहीं करनी है. वहाँ जाके हमें बस आंसर लिखना है 10 नंबर का और उसको फुल स्टॉप लगाना है. हमारी बस कोशिश इतनी होनी चाहिए कि हम जो नंबर चेस करना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे से चेस कर पाएं. ठीक है, अब हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म जो है, इट स्पीक्स ऑफ यूनिकनेस ऑफ कल्चर. ठीक है, एवरी कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस. बता चुके हैं. सो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म इज वेरी रेलिवेंट टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन कल्चर. तो कल्चर में वेरिएशंस होते कैसे हैं, याद करो. एक ही ज्योग्राफी में डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट कल्चर्स ड्यू टू देयर डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस. तो ये कल्चरल वेरिएशन को समझाने का काम हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म कर गया. डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ द ट्राइबल्स, जैसे हम आगे समझाएंगे. जैसे केस स्टडीज यानी स्टार्ट कर रहा हूं. नीलगिरी ट्राइबल्स हैं, साउथ में एक नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सुना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, खूब सारे ट्राइबल्स वहां रहते हैं. ठीक है, वहां पे रहते हैं टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडागा. टोडा रहता है, कोटा रहता है, कुरुम्बा रहता है, बडागा रहता है. मैप उठाइए, साउथ इंडिया में नीलगिरी जहां पे दिखता है गोला मारिए, वहां लिख दीजिए टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडागा. ठीक है, जो भी ट्राइबल्स मैं बताता जा रहा हूं बस आप मैप में डालते जाइए और चलते फिरते रिवाइज करिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, ये जब आंसर आप लिखेंगे ना तो साइड में एक मैप बना देंगे ना छोटा सा, और लिख देंगे यहाँ पे रह रहे हैं टोटा, टोडा, ये सब. तो भाई नंबर बढ़ते हैं यार, नंबर बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी ट्राइबल सच एज टोडा, कोटा, कुरुम्बा एंड बडागा दो शेयर कॉमन नीलगिरी एनवायरमेंट. कॉमन एनवायरमेंट वो शेयर कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दियर यूनिक इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. ठीक है, अपना रिस्पेक्टिव देखिए, इन सबका अलग अलग यूनिक इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के साथ. दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट वे ऑफ लाइफ. और डिफरेंट वे ऑफ लाइफ मतलब डिफरेंट कल्चर्स उन्होंने डेवलप कर लिए हैं इनके इंडिविजुअल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से. अब चारों को खोलते हैं. सबसे पहले हम टोडा को खोलते हैं. टोडास कल्चर इज पेस्टोरल. पेस्टोरल बोलो, बार्बरिज्म वाला. देयर इज बुफेलो डोमेस्टिकेशन. बुफेलो का डोमेस्टिकेशन होता है वहां पे. देयर इज बुफेलो. अब देखो क्या है, टोडा की जो पूरी जिंदगी है वो बुफेलो के आगे पीछे घूमती है. अब टोडा को जितना भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविटीज हैं उसके लिए जो सेक्रेट है सब, वो बुफेलो है. अब बुफेलो जहां पलती हैं वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसको वो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स बोलता है खुद के लिए. ठीक है, वो इतना सेक्रेट कॉम्प्लेक्स है कि वहां पे अगर महिलाओं का पीरियड का टाइम चल रहा हो तो वहां पे उनको अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है, अब इतनी बड़ी चीज है इसमें. ठीक है, जैसे समझाऊंगा. तो वो उनका खुद का कल्चरल वे है जो उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के साथ डेवलप हुआ है वो सेम ज्योग्राफी. नीलगिरी ज्योग्राफी में 4 डिफरेंट ट्राइबल्स हैं, बिल्कुल आजू बाजू रह रहे हैं. ठीक है, पर इन सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, वो समय के साथ डेवलप हुए हैं. अब ये कैसे हुए समझाने की कोशिश करते हैं. टोडा का कल्चर है पेस्टोरल. सुनो ध्यान से. देयर इज बुफेलो डोमेस्टिकेशन प्रिवेलेंस. दे मिल्क देम एंड प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्ट्स विच हैव डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ दियर कल्चर डाउन द एजेस. ठीक है, जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो उनके कल्चर के फॉर्म में. जैसे मिल्क से वो मट्ठा बना रहे हैं, मट्ठे को कुछ बोलते हैं वो. अब वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. घर में जाकर तो चाय नहीं पिलाएंगे, वो मट्ठा ही पिलाएंगे वो. ठीक है, अब गिफ्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, वो दूध गिफ्ट करते हैं या फिर वो बछड़ा गिफ्ट करते हैं. तो ये उनका कल्चर बन गया है. दियर डेयरी इज सेक्रेट कॉम्प्लेक्स. जहां वो दूध देते हैं वो उनका सेक्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं, गलत हो गया, सेक्रेट सेंटर है, याद रखना. सेक्रेट सेंटर, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स अलग है भाई. सेक्रेट सेंटर है. लेडीज ड्यूरिंग दियर पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशंस आर नॉट अलाउड टू विजिट द सेंटर. ठीक है, दियर बिलीफ, फेथ, फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड ऑल आर रिलेटेड टू डेयरी. सब कुछ डेयरी से रिलेटेड है.
टोडा प्रोवाइड घी एंड काल्फ टू ऑल फेलो ट्राइबल्स एज गिफ्ट। गिफ्ट में वो बांटते हैं, यहाँ बांट के दिखाओ, ठीक है, तो वो उनका कल्चर है। घी कोई बांट देगा भाई, बताओ, वो घी बांट देते हैं, ठीक है, बछड़ा बांट देते हैं, यहाँ तो साला पैसा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोटा, कोटा ट्राइबल्स। कोटा ट्राइबल इज आर्टिशियन एंड म्यूजिशियन। ये आर्टिशियन है और म्यूजिशियन है। अब एक ही ज्योग्राफी में एक तो भाई दूधिया रह रहा है, एक तरीके का समझ लो दूधिया ट्राइब है, दूसरी जो है दूसरी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, आर्टिशियन है और म्यूजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड पॉट्स यूटेंसिल्स टू अदर 3 ट्राइबल्स। कौन कौन से और ट्राइबल्स रह रहे हैं? टोडा रह रहा है, कुरुम्बा रह रहा है, बडागा रह रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड म्यूजिकल सर्विसेज, म्यूजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज डेथ टू ऑल अदर 3 ट्राइबल्स। जब कोई मर जाता है या शादी होती है तो कोटा वाले लोग आते हैं बजाने गाना। क्लियर हो गया? ये इनका कल्चर डेवलप हुआ है। अब इनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि इन्होंने इस तरह का कल्चर डेवलप किया है कि आज जो कोटा फैमिलीज हैं वो ये काम कर रही हैं एक ही ज्योग्राफी में रहते हुए। अब कुरुम्बा एक ट्राइब है। कुरुम्बा इज अ सॉर्सरर, ओझा, झाड़ फूक करने वाला, एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ सॉर्सरी। तो हर एक परिवार में ओझा रह रहे हैं और वो सॉर्सरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे ट्राइबल्स को, नीलगिरीज के, झाड़ फूक के लोगों को सही करते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्विस हो गई एक तरीके की है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट, देखो मैं बता चुका हूं, एपिडर्मोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ाया था मैंने बोला था कि यहां पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ये एक्चुअल में मेडिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, और यही सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुरुम्बा इज अ सॉर्सरर ओझा एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ सॉर्सरी टू द अदर ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरीज। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ फ्रॉम द अटैक ऑफ स्पिरिट। आत्माओं के अटैक से बचाते हैं लोगों को, ठीक है। तो कुरुम्बा भी समझ में आ गया। तो कुरुम्बा एक ओझा है, कोटा क्या करता है? कोटा गाना बजाता है, पॉट्स यूटेंसिल्स बनाता है, और टोडा एक दूधिया है। इस तरह से याद करो। अब लास्ट है बडागा। बडागा जो है खेती बाड़ी कर रहा है। अब भाई खाने के लिए अनाज तो मिलेगा ना, तो अनाज जो है वो ये उगाएगा, तो बडागा सबको अनाज देता है। ये किसान है, इज एग्रीकल्चरिस्ट एंड प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू अदर 3 ट्राइबल्स। और बदले में इनकी सर्विस लेता है। जैसे अगर ये गेहूं दे रहा है कोटा को, तो कोटा उसके आगे गाना बजा रहा है या फिर यूटेंसिल दे रहा है, ठीक है। कुरुम्बा उसके लिए झाड़ फूक कर रहा है, तब उसको गेहूं दे रहा है, ठीक है, या फिर चावल दे रहा है, क्लियर है, या फिर कुछ और प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर दूध के बदले में या दूध के प्रोडक्ट के बदले में। अब जैसे मैं बताया घी और ये इनका ये जो अपना घी और काल्फ का जो ये वो एक्सचेंज करते हैं, ये खुद की सोसाइटी में करते हैं। दूसरी सोसाइटी में अगर आप ये घी और ये वो नहीं देते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वैसे क्लियर आगे होगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज में समझाऊंगा। देखो घी और ये काल्फ जो ये एक्सचेंज करते हैं ये अपनी सोसाइटी में करते हैं, दूसरी सोसाइटी में एक्सचेंज जो होता है इसका अलग मेथड होता है, ठीक है। अब जैसे ये बडागा के साथ ही अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो बडागा से गेहूं वगैरह ले लेंगे, ठीक है। मनी है यहाँ पे, मनी तो अब आना स्टार्ट हुआ है, सोसाइटीज में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ऑल्सो एक्सप्लेन यूनिकनेस ऑफ सम सोसाइटी फॉर। अब कुछ सोसाइटी की यूनिकनेस भी दिखाता है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। 2 केस स्टडीज और हैं, जैसे नैयर की एक केस स्टडी है केरल की और दूसरी थारू की है। नैयर एक कास्ट है, ठीक है। अब उसमें कल्चर्स डेवलप हुए हैं उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो कैसे हैं और वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। यूपी में थारू ट्राइब है, वहां पे एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, एक मिथ के फॉर्म में समझाऊंगा। उनका जो आज कल्चर है वो क्यों ऐसा है, ठीक है। कल्चर बहुत कुछ होता है भाई, कल्चर आपको दिख भी सकता है और आपको दिखेगा भी नहीं। कल्चर जो है कप भी हो सकता है, कल्चर एक बिलीफ भी हो सकती है, कल्चर एक चश्मा भी हो सकता है, कल्चर एक कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कल्चर एक हेयर स्टाइल भी हो सकता है। कल्चर के बहुत फॉर्म हैं, ठीक है, और कल्चर एक मान्यता भी हो सकती है। जब मैं व्हाट इज कल्चर समझाऊंगा तब समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि कल्चर है क्या, थोड़ा बहुत, ठीक है। तब भी दिक्कत हो रही है तो मैंने जो बुक बताई है ना, फिजिकल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो किताब मैंने बताई है, ठीक है। और भी अगर कोई दिक्कत हो पढ़ने में तो फिर आप मुझे मेल करिए upscforum4@gmail.com पे, ठीक है। चलिए अब नैयर में एंट्री करते हैं। नैयर इज अ हिंदू कास्ट। नैयर एक हिंदू कास्ट है, बट अनलाइक अदर हिंदू कास्ट दे आर मैट्रिलिनियल एंड पॉलीएंड्रस, ठीक है। अब देखो नैयर एक हिंदू कास्ट है और वो क्या है, मैट्रिलिनियल एंड पॉलीएंड्रस। सोच सकते हो हिंदू, मैट्रिलिनियल और पॉलीएंड्रस, मतलब हिंदू में डिसेंट माँ के साइड से जा रहा है, माँ, उसकी बेटी, उसकी बेटी, बेटी की बेटी, ठीक है, ऐसे जा रहा है। पॉलीएंड्रस, ठीक है, एक महिला और खूब सारे आदमी शादी कर रहे हैं या फिर रिलेशन में डेवलप कर रहे हैं, रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये नैयर का कहानी है, ठीक है। पर ये सब जो है हिंदू कास्ट में तो नहीं है। हिंदू कास्ट क्या है,
हिंदू कास्ट का कल्चर है पैट्रीलिनियल और मोनोगेमस, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है। दियर यूनिक कल्चर मैट्रीलिनियल पॉलीएंड्री, जो उनका कल्चर डेवलप हुआ है, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दियर यूनिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है जिसकी वजह से ये कल्चर डेवलप हुआ है, बीइंग अ हिंदू कास्ट। अप टू 9th सेंचुरी, अगर मैं 9th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ 900 AD तक, नैयर जो है पैट्रीलिनियल था, बट आफ्टरवर्ड्स जब 9 से 9 से 11 सेंचुरी के बीच में वहां पे लड़ाइयां चली हैं, ठीक है, चेरो वॉर वगैरह, कुछ वॉर वगैरह में इन्वॉल्व हो गए थे वहां के आदमी लोग, खूब जनरेशन तक लड़े हैं, ठीक है। तो नैयर मैन जो है रिमेन इन्वॉल्व इन वॉरफेयर, तो नैयर मैन जो है वो लड़ाई में लगा रहा, जिसकी वजह से उनकी बीवियां घर में अकेली रह गई, उनकी सोसाइटीज में महिला ज्यादा रह गई, ठीक है। अब उस इशू को सॉल्व करने के लिए, मतलब आदमी मिल ही नहीं पा रहे औरत से, ठीक है, अब उसके चक्कर में इस तरह के कल्चर डेवलप हो गए, ठीक है। आप सोचो, एक सोसाइटी है नैयर सोसाइटी, उसमें जितने भी मैक्सिमम आदमी हैं, खूब सारे आदमी हैं, ठीक है। अब खुद सोचो, जैसे सोसाइटी नैयर सोसाइटी है, 50 आदमी 50 औरतें, ठीक है। अब 50 जो आदमी है उसमें से 40 आदमी लड़ाई के लिए चले गए, तो 10 आदमी बचे। अब 10 आदमी बचे हैं और 50 औरतें बची हैं, ठीक है। अब ये 10 आदमी 50 औरतों के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, और एक औरत खूब सारे आदमियों के साथ, मतलब उन 5 के साथ रिलेशन बना सकती है। बात समझ रही है? तो इस तरह का कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है, और ये सोसाइटी ने धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लिया। देखो, कल्चर तब तक है जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वंस सोसाइटी डिनाइड इट्स एक्सेप्टेंस, तब कल्चर खत्म हो जाता है, और कई बार लॉ की मदद से भी कल्चर खत्म करे जाते हैं, ठीक है। चलिए वो समझाएंगे पूरी तरीके से। तो ये हुआ, चेरो वॉर के दौरान मैन रिमेन इन्वॉल्व इन वॉरफेयर एक्टिविटीज ड्यू टू विच दियर डिसेंट सिस्टम चेंज फ्रॉम पैट्रीलिनियल टू मैट्रीलिनियल। अब जो औरतें रह गई हैं, ठीक है, अब उनका डोमिनेंस हो गया सोसाइटी में, ठीक है, तो उनके डोमिनेंस की वजह से जो सिस्टम पैट्रीलिनियल है वो मैट्रीलिनियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड दियर मैरिज सिस्टम चेंज टू पॉलीएंड्री, और इनका जो मैरिज सिस्टम है वो पॉलीएंड्री की तरफ कन्वर्ट कर गया, ठीक है। पहले कैसा सिस्टम था? पहले मोनोगेमस था, उसके बाद वो पॉलीएंड्री में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। हिस्टोरिकल नीड ने ये प्रेशर बनाया कि उनका कल्चर जो है पैट्रीलिनियल मोनोगेमी से कन्वर्ट हुआ है मैट्रीलिनियल पॉलीएंड्रस से, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जो केस स्टडी लिखी है पूरी छाप देना अच्छे से। क्लियर हो गया ना? थारू, सेकंड केस स्टडी। थारू एक पैट्रीलिनियल ट्राइब है। देखो यार, मैट्रीलिनियल पैट्रीलिनियल जो होता है, लीनियल होता है ना, डिसेंट होता है। डिसेंट मतलब प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेगी, ठीक है। अब जैसे सपोज को पैट्रीलिनियल बोल रहा हूं, पैट्रीलिनियल में प्रॉपर्टी मेल लाइन से ट्रांसफर होती है, बेटा बेटे, सॉरी फादर के बाद बेटा, फिर उसके बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर बेटे का बेटा, इस तरह से ट्रांसफर हो रही है एक ही लाइन में। जो महिलाएं बचती हैं, बेटियां बचती हैं, औरतें बचती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड्स दे मैरी, ठीक है। क्लियर हुआ? मैट्रीलिनियल में क्या है? मैट्रीलिनियल में जो प्रॉपर्टी का डिसेंट है, इट इज एसोसिएटेड विद द फीमेल लाइन। मम्मी के बाद उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, वहां से प्रॉपर्टी ऐसे जाती है। एंड द मेल्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टीज देयर वाइफ्स आर कैरिंग। क्लियर हुआ? ये है मैट्रीलिनियल, ठीक है। चलिए अब देखो, थारू जो है एक पैट्रीलिनियल ट्राइब है, आज भी है, बट इट्स यूनिकनेस इज दैट इट हैज कल्चर ऑफ वुमन डोमिनेशन। पैट्रीलिनियल ट्राइब होने के बावजूद भी, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मेल के नाम पे होने के बावजूद भी, वहां पे महिलाओं की ज्यादा डोमिनेंस है पर प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं, ठीक है। कितनी मजेदार बात है, मतलब कहां मिलेगा ऐसा पैटर्न? विच कैन बी एक्सप्लेन बाय पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब ये समझाया जाएगा, ये जो कल्चर बना है वुमन डोमिनेंस विद पैट्रीलिनियल सोसाइटी, ठीक है, ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कैसे समझाएगा? देखो, एक मिथिकल स्टोरी है। मिथिकल स्टोरी ये है कि मुगल्स के साथ लड़ाई हुई थी राणा प्रताप, मेवाड़ की जो राणा प्रताप है उनकी। तो राणा प्रताप की जो की फौज थी उसमें थारू आदमी गए थे खूब सारे लड़ने के लिए, ठीक है। जब वो लड़ाई हुई और राणा प्रताप हार गए तो अंग्रेजों ने थारू लोगों का स्लॉटर किया था, सारे थारू लोग मार दिए थे। तो थारू लोग जो मारे गए, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से, थारू सोसाइटी से वो आ रहे थे। सपोज करो 1000 मेल आदमी थारू के थे, 1000, और 1000 वुमेन्स घर पे रह गई, ठीक है। अब थारू एक क्षत्रिय ट्राइब थी, क्षत्रिय, ठीक है। क्लियर है? अब क्षत्रिय लोगों के घर में जो काम कर रहा है नौकर, वो लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सारे मेल गए, राणा प्रताप के साथ लड़े, ठीक है, राणा प्रताप के साथ लड़े और
मर गए, मार दिए गए। फिर मुगल्स ने उनके किंगडम को अप्रोच किया। अब जब वो अप्रोच किया, ठीक है, तब क्या होता है, तो ये जो थारू महिलाएं हैं, ये जो सर्वेंट्स थे इनके साथ, जो मेल सर्वेंट्स थे, इनको लेके भाग गई। तो लोअर कास्ट वाले मेल सर्वेंट्स और थारू की महिलाएं जो रह गई थी, विधवा औरतें, वो लेके भाग गई। और कहां भागी? वो तराई रीजन में, यूपी बिहार के तराई रीजन में जाके वो सेटल हो गए। मेजर तौर पे वो सेटल हुए बिहार वाला तराई रीजन में, ठीक है। तो थारू पीपल वहां रह रहे थे। तो महिलाओं ने क्या करी, शादी कर ली सर्वेंट्स के साथ, जो लोअर कास्ट के सर्वेंट्स थे, ठीक है। अब उस शादी से जो बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने ये मान्यता बना ली कि अगर लड़का हुआ तो नौकर होगा, नौकर का वंशज है, लोअर कास्ट है, और जो लड़की पैदा हुई उसमें मम्मी के, उनके मदर के कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्षत्रिय हैं। समझ में आ रहा है? कितना मजेदार मॉडल है, ठीक है। चूंकि वो एक हिंदू सोसाइटी को बिलोंग कर रहे थे, तो उन्होंने उसका वो कल्चर, जो पैट्रिलिनियल कल्चर, उसको नहीं छोड़ा, ठीक है, ठीक है। पर अपनी मान्यता ये बना ली इन्होंने कि जो वुमन है वो मास्टर्स हैं ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। बीइंग अ पैट्रिलिनियल सोसाइटी, वुमन को डोमिनेंस बना रहा, ठीक है, और वो अपने आप को क्षत्रिय बनाती गई, ठीक है। क्लियर हुआ? लोअर कास्ट को बिलोंग करता था वो जो सर्वेंट लाइन है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, अब पढ़ो। मिथिकल स्टोरी इज दैट थारू पीपल हैव फॉट अगेंस्ट मुगल्स ऑन द साइड ऑफ राणा प्रताप ऑफ मेवार, इन विच मेजरली ऑल थारू मैन वर स्लॉटर्ड। सारे थारू आदमी मार दिए थे। देन टू कंटिन्यू द सोसाइटी, वुमन फ्लूड टू तराई रीजन विद देयर सर्वेंट्स, हु दे लेटर मैरिड टू कंटिन्यू द सोसाइटी। They, the women, treat Tharu men as their descendants of their servants and not real Tharu men. This has brought cultural domination of women in Tharu society. समझ में आया? एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस किस तरीके से कल्चर को डेवलप करता है और सोसाइटी के आज के कल्चर्स को एक्सप्लेन करता है, इसका जीवित एग्जाम्पल है ये वाली केस स्टडी। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देखो, इन रिलीजियस फंक्शंस, जैसे सपोज करो थारू सोसाइटी के अंदर ही हूं, वुमन डू नॉट अलाउ मैन टू वर्शिप, ठीक है। अब लोअर कास्ट है, किस तरह से भाई उसमें टेंपल में एंट्री करेगा, ठीक है। टेंपल में एंट्री क्यों करेगा? अपने मंदिर घर में लोअर कास्ट क्यों एंट्री करेगा, ठीक है। ये इनकी सोच थी, ठीक है। तो जो भी आदमी हैं अलाउ ही नहीं करते हैं भाई ये लोग, औरतें, कि भाई तुम मंदिर में एंट्री नहीं करोगे, आज भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कितनी मजेदार बात है, ठीक है। और उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। थारू वुमन क्षत्रिय ओरिजिन, सर्वेंट्स है लोअर कास्ट पीपल, जैसे लिखा है। ये एक मिथ है और ये कंटिन्यू रही है सोसाइटी में। तो एक मिथ ने किस तरह के कल्चर्स को डेवलप किया है, यही तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है। हियर डिसेंट सिस्टम इज पैट्रिलिनियल, यहाँ पे डिसेंट सिस्टम क्या है? पैट्रिलिनियल है, बट विथ वुमन डोमिनेशन। और कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिस हैज अफेक्टेड द सेक्स रेशियो, और इसी की वजह से सेक्स रेशियो कम रहा है, ठीक है। वुमन की डोमिनेशन होने के बावजूद भी सेक्स रेशियो इस सोसाइटी में कम है, ठीक है। क्लियर है? व्हाट इज रियल वुमन एम्पावरमेंट? अब यही तो जानना है हमें, रियल वुमन एम्पावरमेंट क्या है। क्या थारू की जो महिलाएं हैं ये पावरफुल होना मात्र ही वुमन एम्पावरमेंट है क्या, ठीक है। प्रॉपर्टी के भाव में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेल लाइन में जाएगी, ठीक है। वो आगे है, बिग क्वेश्चन है, कम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो मैं आपको फोकस कर चुका हूं, यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, काफी बड़ी हो गई। हम लोगों को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, कल्चरल इवोल्यूशनिज्म, ठीक है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, न्यू इवोल्यूशनिज्म विथ इंडियन एग्जांपल्स, तभी मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, मात्र 400 रुपए ले रहे हैं हम, ठीक है, पूरे मॉड्यूल के, ठीक है। उसमें हम लोग सब शेयर कर रहे हैं। फीस इतनी कम इसलिए है इस लेवल ऑफ नॉलेज के लिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करना चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि फीस बढ़ा दी जाए और कम लोगों को बेनिफिट मिले। सेकेंडली हमने यूट्यूब वीडियो फ्री रखी है, ठीक है, पर हम अपने मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस अलग से देंगे, ठीक है। हम जो है कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी बना रहेगा, ठीक है। जो मैं रीडिंग देता जा रहा हूं उसको आप खत्म कर दिए देन, क्योंकि 4 या 5 पढ़ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं उतना ही दे रहा हूं जितना लिखना है आंसर में, इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।